चलिए, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया है। भारत पर अमेरिका 50% के बजाय 18% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पीएम मोदी करीबी दोस्त और मजबूत नेता हैं। रूस से भारत तेल खरीदना बंद करेगा। ट्रंप के ट्रेड डील के ऐलान के बाद आज भारतीय बाजारों में बड़े गैप अप की उम्मीद है। जरा गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, बड़ा बड़ा दिखाइए यार। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की मजबूती के साथ कल के क्लोज के ऊपर तकरीबन 800 पॉइंट बढ़त के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मच अवेटेड और काफी अरसे से सता रही थी जो ट्रेड डील फाइनली डन एंड डस्टेड। सीएनबीसी आवाज के मैनेजर डायरेक्टर साहब से पहले अपफ्रंट बातचीत करी जाए। सबसे पहला सवाल इस भारत और यूएस की पहले तो बधाई आपको, हम सबको एक बड़ा की ओवरहैंग छटता हुआ। डील लगी कैसे आपको? 18% का आंकड़ा कितना अट्रैक्टिव है, कितना चैलेंजिंग, और इसको बाजार कैसे रीड करेगा? बिल्कुल, देखिए अगर वो टेबल है तो दिखा दीजिए, वो अपने आप आपको बता देगी कि ये डील है कैसी। हमारी और एशियन पीयर्स की वो टेबल जो है ना, जो कल भी बनी थी, वो होगी 18% हमारा टैरिफ है और बाकी देशों का टैरिफ 19% से लेके 20% के करीब है। तो इंडोनेशिया 19% पर है, वियतनाम 20% पर है, बांग्लादेश 20% पर है, चीन 34% पर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बांग्लादेश एंड वियतनाम, क्योंकि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को, बाकी के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, इनको अगर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है तो इन्हीं दो देशों से पड़ी थी। तो उनके मुकाबले अब हमारे टैरिफ कम हो गए। दूसरी चीज़, जैसा कि मैं कहता हूँ कि अभी भी कह रहा था, लाइफ में अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो थोड़ा वेट करना होता है ना। और हमने काफ़ी वेट किया, काफ़ी पेन झेला, काफ़ी मौकरी सही। इस पूरे बीच में आई थिंक एक चीज़ रहेगी, पीएम मोदी और पीयूष गोयल जी ने एक, जैसे कहते हैं ना, एक क्लासिक साइलेंस रखा इस चीज़ को लेकर, और कभी मतलब प्रोवोकेशन का रिप्लाई नहीं दिया। और अब फाइनली वो डील हुई वहाँ से, और अच्छी डील हुई है, अच्छी डील मानी जाएगी ये। इसमें बस एक चीज़ है कि वो जो एग्रीकल्चर को लेकर है वो किस तरीके से पैन आउट होगा, आई थिंक वो थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक डील में एक रोड़ा था, तो वो कैसे सॉर्ट आउट हुआ होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत यूएस ट्रेड डील मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए। हम लगातार क्या बात करते हैं, मार्केट शॉर्ट है, मार्केट शॉर्ट है, मार्केट शॉर्ट है, लेकिन मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं भागेगा क्योंकि मार्केट शॉर्ट है। हाँ, अगर कोई ट्रिगर आ गया तो मार्केट भागेगा बहुत तेज, और वो ट्रिगर आ गया बेसिकली। और ये जो जब आप इस तरीके की शॉर्ट पोजीशन पर होते हैं ना, और अगर स्पेशली आप अनहेज शॉर्ट पोजीशन पर होते हैं, तो बस वो एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। वो चिंगारी क्या, आज तो एक पूरी की पूरी फुलझड़ी आ गई आपके लिए, वो पूरी की पूरी उसमें एक दिवाली करेगी हमारे लिए। 25,800 से 25,900 के बीच आई थिंक हम खुलेंगे गिफ्ट निफ्टी पर। और सबसे पहली बात तो थोड़ी सी हमारी आवाज़ आपको अगर चोक लग रही हो तो, क्योंकि हम सीएनबीसी आवाज से रात भर इस डील का कवरेज सबसे पहले और रात भर लाइव एंड एक्सक्लूसिव कंटिन्यू करा। रात भर लाइव एंड एक्सक्लूसिव। आशीष, मैं सच बताऊं, कल मैं इतना मैं खुश था ना, मतलब क्योंकि जो हमने लीडरशिप स्टफ दिखाया, जिस तरीके से 1 घंटे के अंदर टर्न अराउंड करके हमने लाइव शो, वो भी स्टूडियो से किया। और हमारे, मैं बता रहा था, मुझे कितने मैसेजेस आए ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इतने कॉर्पोरेट्स के, सीईओज़ के, बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स के। तो खैर ये हमारा फ़र्ज़ है, वैसे ऐसा कोई ये नहीं है कि हमने नहीं की। और एज अ नंबर 1 चैनल ये हमारी एक हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? एग्जैक्टली। देखिए, अगर ऐसी डील पर सीएनबीसी आवाज़ नहीं जगा होगा तो कौन जगा होगा। तो खैर एक चीज़ क्लियर है, अब मार्केट में यहाँ से और तेज़ी कितनी होगी ये कहना टफ है, लेकिन मंदी अब मोर और लेस 24,700 24,500 जो हमारा रिसेंट लो था, बजट डे 24,571 का लो था, कल का लो 24,700 समथिंग का लो था, मोर और लेस। तो वहाँ पर अब वो रेट होपफुली वापस नहीं आने चाहिए। 24,500 से 24,700 के जो है, 24,700 पर अब एक बॉटम बन चुका है। वीकली एक्सपायरी है, लोग शॉर्ट हैं, रुपए पर नज़र रखें। सबसे पहले सुबह 9 बजे रुपी मार्केट खुलेगी, कल भी रुपी स्ट्रांग था। बस एक रिस्क रहेगा, बह मत जाइए भावना में कि बस अब यही एक रीज़न था जिसकी वजह से हमारी मार्केट गिरी थी। हमारी मार्केट काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रही है। इवन बिफोर ये ट्रेड डील का मामला फंसा था, वो अर्निंग्स की वजह से हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वैल्यूएशन की वजह से हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे। वो अगर नहीं सुधरे तो आगे रैली फेल होने का एक रिस्क रहेगा। ये बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ठीक है।
कल शाम को रात में तो शुरुआत हुई जब ट्रम्प साहब ने ट्रुथ सोशल पे 2 इमेजेस शेयर करी, अपनी और पीएम मोदी की, और दूसरी इंडिया गेट की। और उसके बाद सर्जियो गौर साहब का कि स्टे ट्यून्ड, कुछ बड़ा आने वाला है। पीएम मोदी और ट्रम्प साहब की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ। ट्रम्प साहब ने उसके बाद ट्रुथ सोशल पे डील अनाउंस कर दी, 18% टैरिफ भारत पे लगेंगे। और उसके बाद फिर पीएम मोदी ने भी एक्नॉलेज करते हुए फाइनली ट्विटर के हैंडल पे अपडेट शेयर कर दिया। तो ट्रेड डील हो चुकी है। हमारी कुल मिलाकर टैरिफ थी 50% और अब वो 18% पे आएंगी। हमारे कई सारे एशियन पीयर्स से, हमारे कंपटीटर्स से हम स्वीटर स्पॉट पे होंगे इस 18% टैरिफ के साथ। कुछ सटल हिंट्स आपने दिए कि किस किस सेक्टर्स, लेकिन आज वैसे तो जब 800 पॉइंट उछल रहा है बाजार, तो मैं मान के चल रहा हूं चौतरफा बढ़िया मूड माहौल होगा, जश्न का दिन होगा। पर कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स, कोई स्पेसिफिक पॉकेट्स जो स्ट्रेट डील के कॉन्टोर्स को देखते हुए रडार पे रखी जाए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सेक्टर्स तो सारे चलेंगे, रैली अक्रॉस द बोर्ड होगी, चौतरफा रैली होगी। फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी, सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारे सेक्टर्स। आई थिंक ऑटो एंसलरी आई थिंक एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा। भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, ये सब। इशू क्या है, सब में गैप अप होगा। जितने भी टैरिफ वाले शेयर है ना, सब में गैप अप होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब देखिए, या तो आप होप में लिए जा रहे थे इन स्टॉक्स को, तो अलग बात है, वरना गैप अप पर भी आपको मुझे लग रहा है कि कुछ टैरिफ से रिलेटेड स्टॉक्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। कैपिटल गुड्स, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक ईएमएस एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है। आशीष, इस पर फोकस कर सकते हैं आप। आईटी सेक्टर इस पर फोकस कर सकते हैं। फार्मा इस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, पूरे मार्केट पर फोकस करिए। पूरा मार्केट चलने वाला है, तो फिर क्या इतना सोचना है उसमें। एक बात तो रिलेटिव क्लैरिटी, बजट डे के लोस इन ऑल प्रोबेबिलिटी अब हम ब्रीच ना कर रहे हो। 800 पॉइंट के बाद किस तरह के समीकरण बदलेंगे, वो एग्रेसिव एफआईएस के शॉर्ट्स जो अच्छी बुरी खबरों पे भी डटे खड़े रहे, फाइनली बच करेंगे, नहीं करेंगे, कितना मीनिंगफुली बच करेंगे, कितने शॉर्ट्स कवर होने आएंगे सिस्टम में, नजरिया किस हद तक बदलेगा, देखते हैं। वो तो हाइंडसाइट पे क्लैरिटी आएगी, टाइम विल टेल। लेकिन आज एक अच्छे दिन, आज एक टेरिफिक ट्यूसडे की कर लीजिए तैयारी। लक्ष्मण भी थे कल रात भर उस कवरेज में एडिटर साहब के साथ। लक्ष्मण, आई एम श्योर रात भर आप भी इस न्यूज पे डटे होंगे, उसके बाद और भी डिटेल्स ढूंढने की कोशिश हो रही होगी। एक तो मैंने सोचा था रात में जब खबर आई थी तो आपसे एक टेक्स्ट भी करूं कि 50% वाला मान के ऑन एयर बोलूं कि 18%। अब तो खैर क्लैरिटी आ गई, सर्जियो गौर ने कह दिया कि वो, क्योंकि ना ट्रम्प साहब ने अपने ट्रुथ सोशल में कहा था 25% पीनल टैरिफ की बात, पीएम मोदी ने तो कुछ ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं करा। तो थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी, तो मैं सोचा था बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन लग रहा था। अब तो क्लैरिटी आ गई, 50 से 18। पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एग्री और फार्म, उसे प्रोटेक्ट करना, डेयरी वाला पॉकेट। उसी के चलते कह रहे थे पेज फंसा हुआ है। हमारे पास कुछ रिलेटिव क्लैरिटी, ये ट्रेड डील के कॉन्टोर्स रिलेटेड, क्या खोला हमने, क्या नहीं खोला, या कब तक पता चलेगा, क्या अपडेट्स हैं दिल्ली में हमारे पास? बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल जो 50% की बात थी, वो 25% एडिशनल टैरिफ रशिया से तेल खरीदने के एवज में जो लगाया गया था, उस पर जो कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन बाकी लोगों को रहा होगा, हमारे और हमारे दर्शकों के बीच में नहीं रहा होगा। क्योंकि जैसे ही ट्रंप साहब ने ये कहा कि रशिया से तेल खरीदना भारत का आराम बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि 25% एडिशनल टैरिफ हट रहा है। इसको हम लोगों ने ऑन एयर कहा था, बाद में चल के वहाँ के एम्बेसडर ने ये बात हमारे नेटवर्क से बातचीत में क्लैरिफाई भी किया। अब 2-3 चीजें हैं। पहला, व्हाइट हाउस का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है हर ट्रेड डील के बाद, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इंतजार करिए। दूसरी चीज कि जो हेडलाइन निकल कर आई है, हेडलाइन में 18% कहा गया है, तो अब हम लोग जो भी समझदार लोग हैं वो आपको एक फाइन प्रिंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। 18% का मतलब क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट पर 18% लगेगा, किस पे 0 लगेगा, किस पे कुछ ज्यादा लगेगा, तो वह प्रोडक्ट वाइज लिस्ट आएगी, उस पर नजर रखनी होगी। दूसरी चीज, 18% क्या एमएफएन टैरिफ एक होता है, यूरोप के अलावा बाकी सभी देशों पर अमेरिका एक एमएफएन टैरिफ लगाता है, 10 से 15% लगाता है, शुरू से लगाता रहा है। क्या वो उससे
ऊपर 18% है वो उसमें शामिल है, वो हर कोई देखना चाहेगा। यूएस का एक सेक्शन है 232 जिसके तहत स्टील एल्युमिनियम पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया था, तो वो सेक्शन 232 को हटा दिया गया है कि नहीं हटाया गया है, इस पर नजर रखनी होगी। तीसरी चीज कि कई सारे ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उस पर 0% टैरिफ अमेरिका लगा रहा था, तो उसका क्या स्टेटस है 18% के बाद, ये देखने वाली बात होगी। और एग्रीकल्चर की बात की तो एग्रीकल्चर में हालांकि सफाई अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके के संकेत हमारी वित्त उद्योग मंत्रालय से बातचीत में मिल रहे थे कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को तो खोलने से भारत किसी कीमत पे रहा, उतना ही खोलेगा जितना यूरोपियन यूनियन के लिए खोला गया, उतना ही खोला जाएगा जितना यूके के लिए खोला गया जाएगा, और उन सेक्टर के लिए खोला जाएगा जिस पे भारत का प्रोडक्शन नहीं होता। और बातचीत के दौरान भी ये 2-3 चीजें रखी गई थी कि जब बातचीत करेंगे तो नेगोशिएशन टेबल पे 1-2 टूल्स रखे जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट पर जिसका भारत में प्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे उनका एक चीज होता है खास तरीके से जो यहाँ पे नहीं बनता है, वैसे प्रोडक्ट के लिए भारत खोल सकता था, तो शायद वहां पे डील हुई हो। लेकिन बाकी कॉर्न जैसे प्रोडक्ट पर काफी डिमांड थी यूएस की, तो वो खोलेगा भारत, मुझे उसकी संभावना कम दिख रही है। फाइन प्रिंट, कॉन्टोर्स और यूएस जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगा तब और डिटेलिंग सामने आएगी, लेकिन अभी रिजॉइस करिए कि वो 50% अब तक जो टैरिफ लगते थे रिड्यूस होके 18% पे आते हुए, हाँ थोड़ा सा कॉन्टोर्स अवेटेड। लेकिन रखिए फिर खास पूरे बाजार के लिए अच्छी खबर है जब गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट्स करते हैं स्पेसिफिकली यूएस, जिन पे सीधे हिट पड़ा था, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे जेम्स एंड ज्वेलरीज, हमारे श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स, लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स, इवन आईटी और फार्मा जैसे जहां निगलिंग वरीज आ गई थी कि नहीं सील हुई तो क्या और दिक्कत आएगी, गाज गिर सकती है सर्विसेज साइड में और बाकी पॉकेट्स में, तो रिजॉइस करने के लिए तो बहुत सारी पॉकेट्स हैं। लेकिन बाजार की क्या गैप अप के साथ मामला फुस हो जाएगा। डीआर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चौकसी साथ जुड़ते हुए ये समझाने के लिए कि दरअसल इस डील के मायने क्या हैं और क्या इस डील को देखते हुए जो इंडियन इक्विटीज के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था एफपीआईज का नजरिया, वो मैसिव कैश में सेलिंग, वो एग्रेसिव वायदा में शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करना, वो नजरिया चेंज होगा या नहीं। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, आपके इनसाइट्स। गुड मॉर्निंग आशीष। आई थिंक एक चीज के ऊपर ध्यान इमीडिएटली देते हैं। पैक्स सिलिका डील जो इंडिया ने अमेरिका ने जो प्रपोज किया था जो जनवरी मंथ के अंदर, जो इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया था, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज द ट्रम्प कार्ड। उसके हिसाब से आई थिंक ये पूरे का पूरा डील शायद आई थिंक मटेरियलाइज हुआ इतने क्विक सक्सेशन के अंदर, बिकॉज बजट के अंदर आपने डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर तरीके के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ोतरी देना, उसके ऊपर बजट में प्रोविजन किया गया है। और ये पैक्स सिलिका डील वो बताता है कि जो वर्ल्ड के लीडिंग नेशंस है वे आर बेसिकली कमिंग टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ आई थिंक सिंक्रोनाइजिंग देयर एक्ट इन द एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इन द एरिया ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये हिसाब से आई थिंक जो इंडिया उसके साथ में जुड़ रहा है, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आई थिंक एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस डील इज बेसिकली गिविंग अ शेप टू दिस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी। हमने डेटा सेंटर के बारे में बजट के अंदर आई थिंक सुन लिया है। आई थिंक वी आर गिविंग 20 years of tax holiday, and I think this is possibly in preempt of the reason for which I think this particular deal was blocked. In my viewpoint, I think the Trump administration has actually I think taken a note of this particular aspect, and that is why they've signed this deal. पूरे का पूरा $500 billion का आई थिंक आपका एक साइज बन जाता है डील का आफ्टर आई थिंक यू साइनिंग अप विद यूरोपियन यूनियन फॉर $200 billion. So that means India is possibly moving very fast, aggressively in the direction of achieving $1 trillion worth of export kind of business. So in my viewpoint, I think we are heading right in the direction. ये deal I think is giving a good amount of scope for most of the industries के जो I think अपने कारोबार आगे जाके जुड़ाने वाली है, उसके लिए बहुत अच्छा ये डील है। एट द सेम टाइम आपने जो लास्ट पॉइंट बताया वो भी उसके साथ मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक रुपये का जो दाम घटा था वो लार्जली इन फियर ऑफ आई थिंक दिस डील नॉट हैपनिंग, एंड बिकॉज नाउ दिस डील हैज हैपेंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर रुपया का जो वीकनेस था वो वीकनेस सुधरते हुए दिखता है हमें। और इन द कंट्री आई फील दैट आई थिंक 87-88 काइंड ऑफ प्राइस टू रूपी टू $1 आई थिंक डिस्टिंक्टली पॉसिबल। अगर ये होता है so I think it will pour in lot of money into the country because I think budget has already given a signal for new investment,
And this deal is basically going to act as a catalyst for strengthening the rupee, which can possibly invite a lot of funds into the country on FPI side. So both FDI and FPI side के funds जो आने हैं, I think ये funds country के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं. So congratulations, at least I think this overhang is over now. भाई साहब बढ़िया इनफ्लोज आउटफ्लोज अरेस्ट होते हुए शायद स्टेबिलिटी लौटती हुई एक बार रुपया सुधरना शुरू हुआ तो एफआईएस का नजरिए भी बदलता हुआ नजर आया. ये कॉन्टोर्स बढ़िया है, इक्विटीज के लिए बढ़िया पॉजिटिव है. देवेंद्र सर थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए. सुबह सुबह ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार पोजीशन कैसा है ये मार्केट? अगर वाकई 700-800 पॉइंट के गैप अप की हम तैयारी कर रहे हैं तो फिर क्या लेवल्स क्विटेसेंशियल, क्या अप्रोच भारतीय बाजारों में हमें रखनी है? वीरू की स्ट्रैटेजी. हुआ था निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आज है. रिजल्ट सीजन तूल पकड़ रहा था. आज 3 निफ्टी के 7 वायदा बाजार के नंबर्स थे और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट अब लाइमलाइट छीनता हुआ वो गिफ्ट निफ्टी का गैप अप, क्योंकि हमने कल ट्रेड डील सील कर ली. वीरू, ऐसे में मार्केट्स पोजीशन कैसा है? ये 800 पॉइंट के गैप अप के जिस ट्रेजेक्टरी में हमें लेके जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखना? आशीष देखिए, मैं सारे स्टैट्स को देख रहा था. मैं कल से थोड़ी वो स्टैट्स भी देखे जो नहीं देखता था अमूमन, कि मंथली स्टैट्स में क्या हुआ था कल. पहले आते हैं कल की क्लोजिंग पे. कल की क्लोजिंग ने बजट डे के लो को नहीं तोड़ा. कल की क्लोजिंग ने 50 वेमा को रीगेन किया. कल की क्लोजिंग ने 25,000 को रीगेन किया. कल की क्लोजिंग में आपको रुपए का काफ़ी सपोर्ट मिला. एक सब्सटेंशियल गैप अप, याद रखिएगा. एफआईआईज हाईली शॉर्ट, 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट पड़े हैं. देखिए, ये तो अनुज ने बात बिल्कुल सही कही थी कि आगे की दशा दिशा अर्निंग्स तय करेंगे. बट व्हाट अबाउट टुडे? मैं स्टैट्स देखने गया कि अब आज की एक्सपायरी का कुछ बचा नहीं है ना. आज सबसे बड़े कॉल आइटर्स थे 25,200, 300. आप उसके बेहद ऊपर खुलेंगे, आप 25,500 के ऊपर खुलेंगे. याद रखिएगा, जो मंथली स्टैट्स होते हैं वो ऐसे बड़े इवेंट को प्ले करने के लिए देखने पड़ते हैं. कल किसी ने 26,000, 26,100, 26,200, 25,800 की भी कॉल को कवर किया है. सिंपली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा. बहुत सिंपली रखूंगा. सारा इंपैक्ट निफ्टी पे आएगा. निफ्टी बैंक पे उतना शायद इंपैक्ट ना आए, क्योंकि निफ्टी पे आएगा सारा. रेजिस्टेंस पहला है, ये गलत लिखा है, हटाइए इसको यहां से. ये बेस था. रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा. पहला रेजिस्टेंस आशीष होगा करीब करीब 439,532. उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस आता है 717,840. इसके ऊपर अगर हम टिक गए 840 के ऊपर तो निफ्टी स्ट्राइक करेगा 26,020. और 26,020 के ऊपर टिकने के बाद, क्योंकि वही मंथली पे 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉल आइटर्स का जोन है, जहां पे कल कवरिंग भी थी, जैसे कि अनुज ने कुछ देर पहले टिप्पणी की थी. स्कोप ऑफ लाइफ अबव 26,020 खुल जाएगा. इन दैट केस कुछ भी पॉसिबल है. 26,200, 26,300. और ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं आशीष, क्योंकि इंडेक्स में बहुत शॉर्ट पड़ी हुई है, एंड मोस्ट स्पेशली इन निफ्टी. सो लेवल टू लेवल चलिए. अगर आप पोस्ट गैप अप भी अगर कुछ चेस करना चाहते हैं तो बी रीजनेबल, बी लेवल टू लेवल. पहला 532, उसके ऊपर हम खुलेंगे. अगला है 717,840. उसके ऊपर अगर आप टिकते हैं तो 26,020. और उसके ऊपर 26,020 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आपको कहीं भी ले सकती है. और बेस रखिए, याद रखिएगा, निफ्टी का पोस्ट गैप अप 25,500 पे परसिस्ट करेगा. सो अगर आप बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं या उसके इच्छुक हैं तो 25,500 को पोस्ट गैप अप रिस्पेक्ट दीजिएगा. आशीष, निफ्टी बैंक पे टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज्यादा स्कोप ऑफ ट्रेड पोस्ट गैप अप या फिर ड्यूरिंग द डे ऑन डिप्स निफ्टी बैंक में होगा, निफ्टी में होगा, बजाय के निफ्टी बैंक. और उसका कारण है निफ्टी आईटी. आशीष, परफेक्ट है. ये है बढ़िया सा अप्रोच. ये थी पोजिशनिंग. आइए एक और इंटरेस्टिंग व्यू. जहां से ये खबर जनरेट हुई थी, भाई आया तो ट्रम्प साहब का ट्रुथ सोशल पे बयान था जिसने कंफर्म कर दिया. लिए चलते हैं यूएस साहब को, अनसित कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब के पास. अनुराग, यूएस में ही है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल. वो वहां सारे एफआईएस की शायद परेशानी थी, और लॉजिकल परेशानी थी कि भारतीय बाजार एक तो रिटर्न नहीं दे रहे थे, ऊपर से जो भी कमा रहे होंगे या जो भी आ रहा होगा उस पर रुपए की कमजोरी और मार दे रही, तो दोहरी मार थी. करेक्ट. अब ये जो दिक्कतों का ट्रेंड है अरेस्ट होगा क्या?
एफआईएस का पेन रिड्यूस हुआ तो हमारा मानना है भारतीय बाजार में हम भी रिजॉइस कर लेंगे। ऐसा होगा इस डील के चलते, ऐसा आप मानते हो क्या? आशीष देखिए, कुछ फर्क तो पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये ओवरहैंग 1 साल से तो चल रहा था और धीरे, खैर आखिर वो दिन तो आ ही गया, तो आज के दिन तो हमें सेलिब्रेट ही करना चाहिए। आई थिंक द गुड पार्ट आशीष ये है जो पिछले 10-15 दिनों में दिखा, वो ये है कि एक जो सवाल था कि कैन इंडिया डू डील्स इन द न्यू एनवायरनमेंट, राइट? ये WTO का रेजीम जो है वो टूट रहा है, खत्म हो रहा है। WTO, UN, ये सारी संस्थाएं अब कमजोर हो रही हैं, इवन नेटो आई वुड से। तो इसमें आपको हर कंट्री को अपनी डील्स खुद बनानी पड़ेंगी और ये रेजीम में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और थोड़ा सा गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो इंडिया को थोड़ा समय लगा पिछला साल तो, लेकिन आई थिंक इट गॉट द मैसेज, एवरीबडी गॉट द मैसेज कि हर कंट्री अपनी अपनी डील कर लेगा तो आप पीछे ना रह जाए। आई थिंक द गुड पार्ट इज एक यूरोपियन यूनियन की डील हमने की और विच इज मेजर 20-25% ऑफ द ट्रेड, वही ग्लोबल ट्रेड में वही यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व रहता ही है। और दूसरा हमारा चक था यूएस का, राइट? तो ये 70-80 बिलियन का जो हमारा दोनों खेमे थे जहां पे ट्रेड जाता था, उनसे डील तो होनी ही चाहिए ना आशीष, तो फिर सब सेटल हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज। और रही बात रुपए की, देखिए रुपया मेरा मानना है 95 तक होना चाहिए। आरबीआई का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी उतना ही कहता है, हाँ मतलब 80s में ओवर वैल्यूड था, बट आई थिंक ठीक है 92 भी इट्स फाइन। आई स्टिल फील इट विल गो टू 95, बट एफआईआई की दिक्कतें दूर होती हैं। वन, इंडिया कैन डू द डील्स, और रुपये अगर ठीक लेवल पर है तो फिर वो हमारे रिटर्न्स के कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो बिल्कुल, ठीक है चलिए कुल मिला। बिल्कुल, चलिए ठीक रहेगा। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूएस से आप जुड़े हमारे साथ, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी भी जुड़े हैं। सौरभ जी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह जुड़े आप, इतनी बड़ी न्यूज़ हम खैर पूरी रात से कवरेज कर रहे हैं, आप जुड़े, थैंक यू सो मच। और लग रहा है कि आप अपने मॉर्निंग रन से या तो वापस आए या जा रहे हैं उसकी तरफ, तो उसके लिए आपने समय निकाला। सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट, गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है, कैसे देख रहे हैं आप इस न्यूज़ को? देखिए मार्केट 3-4% चढ़ेगा। जो IT सर्विसेज स्टॉक जो दबे हुए थे, ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो दबे हुए थे, जो टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स जो पिटे हुए थे, वो सारे 5-6% आराम से चढ़ेंगे। बट मेरे ख्याल से अनुज ये उससे भी बड़ी खबर है। आई थिंक इन द स्पेस ऑफ 10 डेज भारत सरकार ने दिखाया है कि यूरोप और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ, दुनिया के 2 बड़े ट्रेड ब्लॉक्स के साथ भारत सरकार ने 10 दिन के अंदर अंदर ट्रेड डील फोड़ा है। रिमार्केबल अचीवमेंट है, ना तो पहले मैंने ऐसा कुछ पहले देखा है, और मेरे ख्याल से भविष्य में भी ऐसा इस प्रकार का ट्रेड डील इतने कम समय के अंदर देखा नहीं जाएगा। सो उस तरीके से, उस तरफ से सोचे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार के लिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री के लिए, पीयूष गोयल जी के लिए, तो सबको बधाई। बट उससे भी अगर हम आगे देखें तो मेरे ख्याल से 3 बड़ी चीजें आगे होने वाली हैं। विदेशी निवेशक FPI कुछ हद तक इंडियन मार्केट में वापस आएगा। दूसरी चीज FDI, जो नेट FDI फ्लोज इंडिया की इतनी कमजोर थी लास्ट 2-3 साल, वहां पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सर्टेनली अब चेंज आएगा। यूरोपियन और अमेरिकन FDI इंडियन मार्केट में आएगी, इकोनॉमी को उछाल मिलेगी, नौकरियां क्रिएट होंगी। सो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट। और तीसरा बड़ा डेवलपमेंट मेरे ख्याल से ये फिर से दर्शाता है कि अमेरिका अब इंडिया को चाइना के अगेंस्ट अपना नंबर 1 एलाई मानता है। वो 1 साल के लिए बिखर गया था, जो क्वाड का जो खेल था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका एक साथ मिलके चाइना के साथ जूझ रहे थे, वो 1 साल के लिए वो पूरा सिचुएशन बिखर गया था। फिर से आई थिंक अमेरिका और इंडिया की मित्रता आगे बढ़ेगी, दोनों देश के बीच में अमन बनेगा, और जो एक पहले का कॉन्स्ट्रक्ट था कि सब मिलके चाइना के साथ जूझो, वो एक फिर से पूरा सिचुएशन बनेगा। GE के इंजन तेजस के लिए हो या ब्रॉडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन मार्केट हो, काफी बड़ी बड़ी चीजें मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में होने वाली है। बिल्कुल। सौरभ जी, तो अक्रॉस द बोर्ड रैली तो आज खैर एक एक्सपेक्ट करें ही, लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि गैप अप के बाद क्या लें, क्योंकि अब देखिए टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी शायद इनमें तो मौका ही ना मिले, लेकिन गैप अप के बाद भी इस मार्केट में पहली बात तो क्या अब ये मार्केट वापस एक बुल मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है? क्या FIs वापस आएंगे? और गैप अप के बाद भी क्या लें इस मार्केट में? आई थिंक 2 चीजें अगले 2-3 महीने में काफी अहम रहेगी। अगर इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनना है US के मार्केट में इंडियन एक्सपोर्ट्स की बिक्री के लिए, यूरोप के मार्केट में इंडियन एक्सपोर्ट्स की बिक्री के लिए, अगर इंडिया को कॉम्पिटिटिव बन रहा है, सच में China +1 बनना है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे जाना पड़ेगा, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है।
और हमारे देश में कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड को नीचे जाना पड़ेगा। इन दोनों दिशाओं में अगर रिफॉर्म्स दिख गए अगले 2-3 महीने में, मेरे ख्याल से वी हैव अ सॉलिड बुल रन अहेड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे लानी है, उस तरीके से अगर सरकार फटाफट अनाउंस करे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स, विदेशी मुद्रा, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफडीआई को भारी मात्रा में बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए, जो मेरे ख्याल से होने वाला है। बजट में जो एफएम ने अनाउंस किया, हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है टू रिविजिट बैंकिंग, मेरे ख्याल से उसका एक नतीजा होगा, मेरा सोच है कि एक नतीजा होगा कि विदेशी मुद्रा को बैंकिंग सिस्टम में भारी पैमाने में लाया जाएगा। वो एक तरीका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे करने का। अगर कैपिटल ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की घोषणा हुई और साथ ही साथ कुछ दिशा दिखी जहां से इंडस्ट्रियल लैंड का भाव, इंडस्ट्रियल लैंड महाराष्ट्र, गुजरात जैसे डेवलप्ड स्टेट्स में ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूरोप के भाव में है, दैट इज सिंपली नॉट अफोर्डेबल। कॉस्ट ऑफ लैंड और कैपिटल के अगर रिफॉर्म्स दिखने लगे अनुज, तो आई थिंक लंबी अवधि का बुल रन बन सकता है ये दोनों ट्रेड डील का अनाउंसमेंट। ओके, आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करेंगे क्या सौरभ जी अब इस ट्रेड डील के बाद? कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर रहेगी इस डील के बाद? तो देखिए, जहाँ पे हम हमारी पोर्टफोलियो लास्ट 6-8 महीने में बहुत पिटाई हुई थी, जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेज हैं, वहाँ पे 10, 15, 20, 25% वो स्टॉक पिटे थे। कुछ हद तक हमने पोजीशंस बढ़ाए थे उनमें, बट ऑब्वियसली 6-7 महीने जब वो स्टॉक नीचे जाते रहे और ट्रेड डील्स की दिशा नहीं दिख रही थी, तब अफसोस हो रहा था कि चिंता हो रही थी कब ये ट्रेड डील आएगा। बट जब अब ट्रेड डील की दिशा दिख गई है, आई थिंक वी विल गो बैक अगेन एंड लुक फॉर मोर प्लेस ऑटो एंसिलरीज में, लाइट इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल्स में, आईटी सर्विसेज और केपीओ रिलेटेड इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे अमेरिका का काम इंडिया में बैठ के होता है, अमेरिका का ऑफिस का काम इंडिया में बैठ के होता है, वो मेडिकल का काम हो, आईटी का काम हो, वो पूरी पूरी जो सेक्टर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उस पर फिर से वापस जाएंगे। कुछ स्टॉक्स इसमें जाने माने लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जैसे कि जो लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनीज, उनको तो फायदा रहेगा ही, बट जैसे डाउन द मार्केट कैप इन्फो एज जैसे कंपनी को भी फायदा रहेगा, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में था, अंडर प्रेशर था, मेरे ख्याल से आज बाउंस बैक दिखेगा। एंड देन ऑब्वियसली स्मॉल एंड मिड कैप में बहुत सारे टेक्सटाइल ओरिएंटेड, लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड, ऑटो ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, जिनको फायदा रहेगा। फिर से इंडिया के सेकंड टियर शहरों में जाके इन कंपनीज से मिलकर देखेंगे कि निवेश बढ़ाने का मौका मिलेगा या नहीं। बट एज आई सेड, आज के रिलीफ रैली के बाद अगर ये बड़ा खेल बनना है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ लैंड को इंडिया को घटाना पड़ेगा टू बी ट्रूली कॉम्पिटिटिव विद countries like Vietnam, countries like Bangladesh in textiles, and obviously the big guy चाइना के साथ जूझना है। हमारे भविष्य में अगर आगे बढ़ना है, चाइना के साथ हमको जूझना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की आपने, बहुत सही बात है। और सौरभ जी, एक और चीज़, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की, एक पेन पॉइंट मार्केट के लिए रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप। निफ्टी तो देखिए आज हो सकता है कि खुलते ही शायद ऑल टाइम हाई लगा दे, या आज ना लगाए तो इस स्विंग में लगा दे ऑल टाइम हाई, हो सकता है आज भी लगा दे, यू नेवर नो। लेकिन जो मिड और स्मॉल कैप में जिस तरीके की दिक्कत रही है, क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पर अब थोड़ी सी ठीक हो सकती है आगे जाते हुए? आई थिंक दिलचस्प बात है। मेरे ख्याल से मिड एंड स्मॉल कैप में अब 2 प्रकार के स्टॉक बन जाएंगे। एक तो स्टॉक्स हैं जो लास्ट 4-5 साल से भारत सरकार के कैपेक्स के आसपास खेल रहे हैं, राइट, सरकार को सप्लाई कर रहे हैं या किसी पीएसयू को सप्लाई कर रहे हैं। वहां पे मेरे ख्याल से वैल्यूएशन ओवरस्ट्रेच्ड है, और मुझे वहां पे कुछ यूरोप और अमेरिका के ट्रेड डील के साथ उन स्मॉल एंड मिड कैप्स का कोई संबंध दिख नहीं रहा है, राइट। वो जो स्मॉल कैप्स हैं जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, वहां पे मुझे कुछ यूरोप और अमेरिका के ट्रेड डील का संबंध दिख नहीं रहा है। जो बाकी स्मॉल एंड मिड कैप इकोसिस्टम है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरियाज में हैं, या इवन डोमेस्टिक डिमांड के प्लेस हैं, जहां पे स्टॉक्स 30-40%, 50% नीचे आए हैं, वहां पे मेरे ख्याल से रिकवरी की उम्मीद है। अगर हम इसको बड़े और एक ऊंचे लेवल पे देखें, बड़े लेवल पे देखें, जो अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया में ठप थी करीबन 9-10 क्वार्टर से, अर्निंग्स ग्रोथ बोथ एट द निफ्टी लेवल एंड एट स्मॉल एंड मिड कैप लेवल, आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ की रिवाइवल की संभावनाएं बढ़ती हैं। दिसंबर वाला क्वार्टर कमजोर रहा, शायद मार्च वाला क्वार्टर में इमीडिएट रिकवरी ना दिखे, बट ये दोनों ट्रेड डील के बाद एफडीआई आना शुरू होगा। सो उम्मीद है कि दिवाली तक डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ फिर से वापस आ जाए इंडियन मार्केट में, एंड उससे मार्केट को सहारा मिलेगा, एंड जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं उनको एक आई थिंक जबरदस्त रैली की ग्राउंड्स मिलेगी। ओके, सौरभ जी, फिर एक पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे, क्या एफआईआईएस की वापसी होगी और डॉलर रुपी कहाँ तक जा सकता है अब? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही थी कि डॉलर रुपी को भी थोड़ा सा जानबूझ के
खुला छोड़ा गया था ताकि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा मिले डील की एब्सेंस में। तो ये 2 सवाल अगर इन पर आप अपना कोई व्यू देना चाहें तो। मेरे ख्याल से एफआईआई पैसा वापस आएगा, कुछ हद तक तो वापस आएगा, आज ही कुछ हद तक वापस आएगा, और आने वाले महीनों में भी एफआईआई पैसे वापस आने की आई थिंक चांसेस काफी हाई है। डॉलर रुपी की जहां तक बात है, आज मेरे ख्याल से रिलीफ रैली होगी डॉलर रुपी में भी, मतलब शायद 90 89 90 पहुंच जाए डॉलर रुपी। बट अगर हम 1-2 साल का होराइजन लेके चले, अगर इंडिया को compete करना है एक्सपोर्ट मार्केट्स में, यूरोप में, अमेरिका में इंडिया को compete करना है, रुपी को कमजोर होना पड़ेगा। तगड़े रुपये से हम compete नहीं कर सकते। चाइना ने दिखाया है, चाइना ने लास्ट 30 साल में दिखाया है कि चाइना compete करता है वेस्टर्न मार्केट्स पे अपने करेंसी को कमजोर रख के। तो अगर हमको आगे बढ़ना है इस फ्री ट्रेड वाले वर्ल्ड में, करेंसी को कमजोर रखना पड़ेगा। तगड़े करेंसी से आप एक्सपोर्ट मार्केट्स में compete नहीं कर सकते। सो उम्मीद है जो लोग आरबीआई में हैं वो भी इस बात को समझते हैं, मेरे ख्याल से समझते हैं, स्मार्ट लोग हैं आरबीआई के लोग। सो रुपी का अगर 2-3 साल का मैं डायरेक्शन देखूं, 100 की तरफ जाने की उम्मीदें हैं, बिकॉज विदाउट दैट ये ट्रेड डील का फायदा नहीं मिलेगा। 100 की तरफ ओवर 2-3 ईयर्स रुपी 100 की तरफ जाएगा मेरे ख्याल से। आज भले ही रुपी 90 के नीचे जाके शायद 88-89 भी पहुंच सकता है। ओके, चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े आप और Thank you, अपने thank व्यूज़ you. आपने रखे। थैंक यू सो मच। चलिए इस नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम टॉप 20 की तरफ बढ़ेंगे।